अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीट किया था और डिमांड की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके हवाले से हमने चीज़ें देखी थी कि डिमांड क्या है, ठीक है, इसके लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन को, उसके फंक्शन को, ठीक है, और उसके बाद जो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन हैं या मुस्तस्नियात हैं उनको देखा था। आज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि प्राइस में इजाफ़ा करने से आपकी जो डिमांड है उसके अंदर कमी वाक़या होती है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और प्राइस में कमी करने से आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसके अंदर इजाफ़ा होता है। तो याद रखें कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ये चेंज आएगी, ठीक है, लेकिन कितनी चेंज आएगी इस चीज़ का जो आंसर है वो हमें लॉ ऑफ डिमांड से नहीं मिलता। यानी अगर मैं कहता हूँ कि जी कोई एक प्रोडक्ट है एक्स, उसकी प्राइस में सपोज इजाफा होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड मुझे ये बताता है कि जैसे ही आप एक्स की कीमत में इजाफा करेंगे तो जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स है वो कम होगी। अब ये कितनी कम होगी, इस चीज़ का आंसर हमारे लॉ के अंदर मौजूद नहीं है। लॉ सिर्फ बिहेवियर बताता है, लॉ सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि एक चीज़ को इस तरह से चेंज करेंगे तो दूसरी चीज़ में क्या तब्दीली आएगी, लेकिन लॉ के अंदर उसका रिस्पांस जो मुय्यर करना है कि एग्जैक्टली कितनी चेंज आएगी, इस चीज़ का आंसर हमें नहीं मिलता। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या है, या उर्दू में जिसके लिए हम लचक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अमूमी तौर पे हम ये लफ्ज़ जो है लचक या इलास्टिसिटी अपनी रोज़मर्रा लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के अंदर कितना रिस्पांस देने की सलाहियत मौजूद है, ठीक है। अगर कोई मसलन ये हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई रिस्पांस चीज़ दे सकती है तो हम कहते हैं ये कि ज़्यादा इलास्टिक है, और अगर कोई रिस्पांस नहीं दे रही तो कहते हैं ये बहुत लेस इलास्टिक या मतलब गैर लचकदार किस्म का जो है मामला है। जैसे अमूमी तौर पे हम कहते हैं रवैये के हवाले से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बड़े लचकदार रवैये के हामिल होते हैं कि अपनी बात जो वो कर रहे हों या अपनी जो भी उनकी मतलब हो पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें अपनी मतलब तब्दीली दिखा सकते हैं, उसमें मतलब लचक दिखा सकते हैं अपने रवैये में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल गैर लचकदार रवैया रखते हैं कि जिस बात पे वो एक दफ़ा खड़े हैं, जिस बात पे वो एक दफ़ा रुक गए, बस हमेशा उसी पे कायम रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर लचक के कंसेप्ट को लेके हम चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है कि आप अगर मतलब कानूनी तलब को देखें तो वो ये बताता है कि प्राइस और डिमांड जो है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। लेकिन वो कहता है कि कानून से ये वाज़ेह नहीं होता कि कीमत में तब्दीली से तलब में कितनी तब्दीली, किस तनासब से तब्दीली होगी। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम तलब की लचक की तरफ जाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल जो है जिन्होंने ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट पेश किया है, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के ख़्याल में तलब की लचक जो है उसकी तारीफ़ इस तरह की जा सकती है कि तलब की लचक से क्या मुराद है। यहाँ पे देखें उसने लिखा है कि तलब की लचक बराबर है मिक़दार तलब में निस्बती तब्दीली बटा कीमत में निस्बती तब्दीली, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल फार्मूला है। यानी हम ये देखते हैं कि कीमत अगर तब्दील हो रही है तो उसकी वजह से जो परसेंटेज चेंज है डिमांड में वो कितनी है, और जो परसेंटेज चेंज है प्राइस में वो कितनी है, ठीक है। और इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पता चल जाती है। अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो पैमाना बनाया उसमें 3 पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले कि किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी जो है, ये ई जो है इसको इलास्टिसिटी के लिए हम मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इस ई के साथ छोटा सा डी लिख देता हूँ तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा जाएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू प्राइस अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है या इक्वल टू 1 हो सकती हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये ग्रेटर देन 1 हो सकती हैं, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये लेस देन 1 हो सकती है, ठीक है ना जी। यानी जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है उसके लिए जो पैमाना बनाया गया अल्फ्रेड मार्शल की जानिब से, उसको 3 मतलब कैटेगरीज में हमने रखा, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1।
इसको यूनिटी भी कहा जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी और लेस देन यूनिटी। इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है इसमें अगर दोनों की परसेंटेज चेंज सेम हो, मिसाल के तौर पे हमने ऊपर कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और ये आती है 10%, और जो परसेंटेज क्वांटिटी प्राइस में जो परसेंटेज चेंज है वो भी 10 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो ये जो 1 आंसर आया ना, इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है या इक्वल टू यूनिटी है। यानी जब दोनों में रिस्पॉन्स, यानी जब दोनों में जो चेंज है वो इक्वल हो, सेम हो, तो हम उसे इक्वल टू यूनिटी कहते हैं। यानी और आसान अल्फाज में अगर हम इसे कहें कि जब आप प्राइस को चेंज करें और आप उसकी वजह से डिमांड में चेंज को देखें और दोनों के अंदर जो परसेंटेज चेंज हो वो सेम हो, जैसे 10% से आपकी प्राइस चेंज हुई है, 10% से आपकी क्वांटिटी चेंज हुई है, तो इन दोनों में परसेंटेज चेंज सेम है, तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है, ये इक्वल टू यूनिटी है। ग्रेटर देन यूनिटी कब होगा, ग्रेटर देन 1 आंसर कब होगा, कि जब हमारे पास मिसाल के तौर पे डिमांड की जो चेंज है सपोज वो 20% है और जो हमारे पास प्राइस में चेंज है वो 10% है, तो जब हम इसको मतलब कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2। तो आंसर 2 जो है लाजमी बात है वो 1 से बड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो ये इसको मोर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, ज़्यादा लचकदार तलब भी कहा जाता है। अब लेस देन 1 में क्या होगा कि जब हमारे पास क्वांटिटी डिमांड में मसलन चेंज आई है 10% और यहाँ चेंज आ रही है मसलन 20%, तो अब अगर हम इसको करेंगे तो आंसर क्या होगा, देखें 1/2 बनेगा यानी 0.5। अब हमारा आंसर 1 से छोटा है, तो हम ये कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1 या लेस देन यूनिटी, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड मार्शल का एक छोटा सा कैलकुलेशन का वो मतलब पैमाना कह लें कि आपकी जो डिमांड है किसी भी चीज़ की, उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी हो सकती है, ग्रेटर देन यूनिटी हो सकती है या लेस देन यूनिटी हो सकती है। अब हम किस तरीके से ये मेजर कर सकते हैं कि आंसर इक्वल टू 1 है, आंसर ग्रेटर देन 1 है या आंसर लेस देन 1 है, या और आसान अल्फाज में हम कैसे पता चलाएंगे कि किसी भी चीज़ की जो डिमांड है उसकी लचक या उसकी इलास्टिसिटी 1 या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 है। अब इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास बुक में यहाँ पर ये हेडिंग दी गई है, तलब की लचक की पैमाइश या मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है। एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, एक परसेंटेज मेथड है जिसको अभी हमने ऊपर इस्तेमाल भी किया, और एक है आपके पास पॉइंट और आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ठीक है ना। यानी ये 3 तरीक़ाकार हैं जिनकी मदद से हम ये मेजर कर सकते हैं कि तलब की लचक कैसी है, तलब ज़्यादा लचकदार है, तलब कम लचकदार है, किस किस्म की मतलब जो है वो सिचुएशन के अंदर है। तो अब अगर मैं अच्छा पहले जैसे अभी हमने ये कहा जी, एक लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, मोर इलास्टिक, ठीक है ना, या ज़्यादा लचकदार, ये डिमांड कैसी होती है। मिसाल के तौर पे जो भी ग्रेटर देन मसलन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, इसकी मैं मिसाल देता हूँ। और एक अभी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बार बार, लेस इलास्टिक डिमांड, ठीक है, या कम लचकदार तलब जो है वो कैसी होती है, इसके लिए हमने ऊपर इस्तेमाल किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये लेस देन 1 या लेस देन यूनिटी है। देखें जब हम कीमत में चेंज लेके आए उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आएगी वो किस तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल लूँ आटे की, खाने के लिए हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोर या आटा, अगर आप आटे की कीमत को चेंज करें, मसलन बढ़ा दें या कम कर दें, मतलब हम बढ़ा देते हैं, सपोज़ करते हैं कि इस वक्त 1 किलो आटा जो है उसकी कीमत है ₹50, ज़्यादा होगा लेकिन मैं एक सपोज़ करके चल रहा हूँ। अगर मैं इसको ₹100 कर दूँ यानी डबल कर दूँ, तो आपके ख्याल में क्या डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, क्या लोग खाना खाना छोड़ देंगे या बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। मतलब इसका जवाब क्या होगा, नहीं, कि आपकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होगी। आप अगर आटे की कीमत को इस तरह तब्दील करें कि 50 रुपये कीमत से बढ़ाकर आप 500 रुपये कर दें, तब भी लोग आटा जो है उसको ख़रीदना बंद नहीं करेंगे, उसकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी।
अगर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे चले जाएं, आप 50 रुपये कीमत के बजाय ₹10 कर दें कि 1 किलो कीमत 10 रुपये होगी, तो क्या इस सूरत में ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो है वो अपने घर में आटे के ढेर लगा लेगा? ऐसा भी नहीं होगा। तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो आटा एक ऐसी प्रोडक्ट है कि मतलब उसकी कीमत को अगर हम चेंज भी करते हैं तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आती। ठीक है, इस तरह का बिहेवियर अगर कोई दे रही हो प्रोडक्ट, तो हम इसके लिए कहते हैं कि इस चीज़ का बिहेवियर कैसा है, कम लचकदार तलब, कि इसके अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम कोई महंगी चीज़ ले लें, मसलन हम एक कार की बात कर लें, मसलन हम एक बाइक की बात कर लें, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ ले लें। अगर हम कार की कीमत है मसलन 20 लाख रुपए, आप इसको 5 लाख कर दें, जैसे ही 20 से 5 लाख पे कार आएगी, लोग धड़ाधड़ कारें ख़रीदना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर कार की प्राइस में तब्दीली आती है तो इसकी जो डिमांड में तब्दीली आएगी वो अच्छी खासी होगी, अच्छा खासा रिस्पांस आएगा डिमांड में तब्दीली का। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो कार है उसकी डिमांड कैसी है, ज़्यादा लचकदार है, उसमें ज़्यादा लचक है, उसमें ज़्यादा रिस्पांस देने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन जो हमारी बुनियादी ज़रूरत की अशिया होती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, लिबास हैं, इन चीज़ों की अशिया, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, रोटी कपड़ा और मकान, इन चीज़ों की जो ज़रूरियात मतलब जो है ना डिमांड, वो अमूमी तौर पे लेस इलास्टिक होती है। और जो हमारे पास मतलब लग्जरीज़ होती हैं, अशियाए तय्युशात होती हैं, अमूमी तौर पे उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा मतलब मोर इलास्टिक होती है या ज़्यादा लचकदार होती है। तो यहाँ तक हमने एक बुनियादी कंसेप्ट सीखा, वो ये कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें बताता है कि कीमत के तब्दील होने से डिमांड में तब्दीली आएगी, और किस तरह आएगी वो हमें बिहेवियर यानी रुख बताता है। कीमत बढ़ाएं तो डिमांड कम होती है, कीमत कम करें तो डिमांड में इजाफा होता है। लेकिन हमें लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि कीमत के तब्दील होने से एग्जैक्टली कितनी तब्दीली आपकी डिमांड के अंदर आएगी। इस चीज़ को समझने के लिए हम तलब की लचक का तसव्वुर पेश करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तसव्वुर पेश करते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, कि आप परसेंटेज चेंज डिमांड में और परसेंटेज चेंज प्राइस में कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों में तब्दीली की शरह कितनी है। अगर कीमत के तब्दील होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है तो हम कहते हैं कि इस चीज़ की डिमांड जो है ये मोर इलास्टिक है, ज़्यादा लचकदार है। अगर कीमत के तब्दील होने से डिमांड में कुछ ख़ास तब्दीली नहीं आती तो हम कहते हैं कि डिमांड लेस इलास्टिक है, ये कम लचकदार है।